आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश FY17 अर्निंग स्पेशल। तिमाही नतीजों का आगाज होने वाला है और सबसे पहले रादर अब 13 तारीख को जो नंबर्स आने हैं वो हैं इन्फोसिस के, बड़ी कंपनियों में, और कल जहां पर रिलायंस डिफेंस के नंबर्स भी आने वाले हैं। लेकिन इन सब नंबर्स के बीच में आपकी रणनीति क्या हो, किस सेक्टर के नंबर्स बेहतर रहेंगे, किस सेक्टर के नंबर में दबाव रह सकता है, इन पर हम खास चर्चा करने वाले हैं। दो जानकार हमारे साथ मौजूद भी हैं, मयूरेश जोशी हैं और साथ साथ मिस्टर TS हरिहर हैं। दोनों से हम बातचीत करेंगे और साथ ही साथ संदीप भी मौजूद हैं बातचीत करने के लिए किस तरह के आंकड़े इस तिमाही में कंपनियां दिखा सकती हैं। अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद कच्चे तेल की कीमतों की जो गिरावट है उसका फायदा मिले, शायद रुपए में जो मजबूती आई है उसका भी इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़े। वहीं नोटबंदी की वजह से डिमांड थोड़ी स्लगिश हो सकती है और शायद IT कंपनियों के ऊपर जो प्राइसिंग है उसको लेकर कुछ प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ा। लेकिन सभी चीज़ों के बीच में कैसे नंबर्स आते हैं ये ज़रूर देख लेते हैं, जानकारों से बातचीत करेंगे। लेकिन पहले संदीप आप बताइए कि निफ्टी कंपनीज के आय और मुनाफे में किस तरह की ग्रोथ का अनुमान लगाया जा रहा है। देखिए, इस बार जहां तक बात है Q4 के नंबर्स की, तो निफ्टी कंपनियों की जो आय की ग्रोथ है वो 9 तिमाही में सबसे बेहतर देखने को मिल सकती है। एक अनुमान के मुताबिक निफ्टी कंपनी की जो आय है, जो 50 कंपनियां हैं उसमें करीब 10% के आसपास की बढ़त देखने को मिलेगी। मुनाफे की जहां तक बात है तो शायद आय से ज्यादा बढ़त देखने को मिलेगी, 13% के आसपास की बढ़त आ सकती है। लेकिन हाँ, अब केवल 5 ऐसी कंपनीज हैं जो कि ज्यादा मुनाफे में कंट्रीब्यूट करते हुए दिखेंगे। उसमें भी बैंक्स लीड करते हुए दिखेंगे, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, ICICI बैंक, ये 3 ऐसे बैंक्स हैं जिनके साल दर साल मुनाफे में एक तेज बढ़त देखने को मिलेगी। और इसके साथ साथ 2 और कंपनियां हैं, IOC और टाटा स्टील। ये 5 कंपनियां हैं जिस वजह से ओवरऑल निफ्टी की जो अर्निंग्स है उसमें एक तेज बढ़त देखने को मिल सकती है। तो बाकी अगर आप 40% ऐसी कंपनी हैं जिनके मुनाफे में अगर आप देखें तो इस बार गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो काफी पोलराइज नंबर्स देखने को मिलेंगे। कुछ एक कंपनियां हैं जिनके नंबर्स में तेज एस्केलेशन आएगा जिस वजह से ओवरऑल निफ्टी की जो अर्निंग्स है उसमें एक तेज बढ़त देखने को मिल सकती है। ओवरऑल अगर आप सभी कंपनियों की बात करें पूरे यूनिवर्स की, तो 17% के आसपास की कंपनियों की आय में बढ़त देखने को मिलेगी, जो कि 2 साल में यानी कि 8 तिमाही में सबसे ज्यादा देखने को मिलेगी। मेटल, बैंक्स और ये कुछ ऐसे स्पेस हैं जिनकी वजह से आप देखिए इस बार नंबर्स में एक तेज स्पर्ट देखने को मिलेगा। अगर आप इसके अलावा देखें तो OMC एक और ऐसा स्पेस है जहां पे इस बार क्योंकि क्रूड में उछाल आया है तो उसका एक जो इन्वेंट्री गेन का फायदा है वो इस बार नंबर्स में देखने को मिलेगा, जिस वजह से मेटल, बैंक्स के अलावा OMC एक और ऐसा स्पेस है जहां पे नंबर्स काफी अच्छे देखने को मिलेंगे। अगर आप इन तीनों स्पेस को छोड़ दें तो जो मुनाफे की जहां तक बात है, जो कि इन तीनों स्पेस का मिला के 20% ओवरऑल ग्रो करेगा, तो इसको अगर आप छोड़ दें तो 9% के आसपास की गिरावट देखने को मिलेगी। तो केवल 3 ये ऐसे सेक्टर्स हैं जो कि ओवरऑल टोटल जो कंपनीज के नंबर्स आएंगे उनमें मुनाफे में सबसे बड़ा कंट्रीब्यूट दिखाते हुए दिखेंगे। तो हालांकि 8 या तो फिर 9 तिमाहियों में आय और मुनाफे ग्रोथ काफी स्ट्रांग देखने को मिलेंगे, लेकिन कुछ एक स्टॉक्स और पर्टिकुलर सेक्टर्स हैं जो कि इस बार नंबर्स में ज्यादा कंट्रीब्यूट करेंगे, जिस वजह से ओवरऑल जो ग्रोथ है वो काफी अच्छी देखने को मिलेगी। चलो, तो ओवरऑल ग्रोथ काफी अच्छी रह सकती है, ऐसा एक आंकड़ा लगाया जा रहा है। लेकिन निफ्टी को लेकर पर्टिकुलरली 10% आय और 13% मुनाफे की ग्रोथ का अनुमान है। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका सभी आंकड़े बताने के लिए। मयूरेश जोशी और साथ ही साथ TS हरिहर, हमारे दोनों ही जानकार हमारे साथ मौजूद हैं। हरी, सबसे पहले आपके साथ ही शुरुआत करेंगे। सबसे पहले और सबसे ज़्यादा जिसकी उम्मीद होती है, जिन नतीजों की उम्मीद होती है, वो है बैंकिंग। बैंकिंग में पर्टिकुलरली NPS को लेकर कंसर्न सरकारी बैंकों में रहा है, लेकिन नॉन फी बेस्ड इनकम कितनी अच्छी रहेगी यही डिसाइड करेगा आगे के तिमाही नतीजे। आपका आकलन क्या कहता है, किस तरह के नंबर्स होंगे और कौन कौन से टॉप पिक्स रहेंगे आपके स्पेस में? देखिए, ब्रॉडली हमारा 2 मानना है। एक तो ये है कि जहाँ तक प्राइवेट बैंक्स का सवाल है, जो ग्रोथ हमने पिछले काफ़ी क्वार्टर्स में देखा, खास करके जो बड़े बैंक्स हैं जैसे HDFC वगैरह है, आई थिंक उसमें थोड़ा सा टेम्परिंग हो सकता है। इंस्टेड ऑफ 20% में सी HDFC बैंक प्रॉब्ली ग्रोइंग एट अबाउट 15-16%। तो आई थिंक वो एक टेम्परिंग प्राइवेट बैंक से देखने को मिलेगा। जहाँ तक PSU बैंक्स का सवाल है, मैं मानता हूँ कि दी NPA प्रॉब्लम इज फार फ्रॉम ओवर। डेफिनेटली आई थिंक SBI जैसे बैंक्स कुछ रिकवरी दिखा सकते हैं, बट ओवरऑल आई थिंक बैंकिंग स्पेस विल कंटिन्यू टू बी अंडर स्ट्रेस। तो जहाँ तक हमारा मानना है, आई थिंक गोइंग अहेड जिस तरह से रिजल्ट्स रहेंगे, द प्राइवेट बैंक शुड कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द PSU बैंक्स। जी, प्राइवेट बैंक बेहतर करेंगे PSU के मुकाबले, हरी का मानना है। आपका क्या मानना है मयूरेश? बैंकिंग स्पेस में अगर सिर्फ PSU को ही देख के चलें तो आपको लगता है कि फ्रंट लाइन जो है SBI, BOB, PNB जैसी कंपनियां ये बेहतर करेंगी, या फिर मिड कैप में जिन्होंने सरप्राइज किया था पिछली बार, जैसे कि विजया बैंक ने सरप्राइज किया था, इस तरह के बैंकों की तरफ से कुछ सरप्राइज आता हुआ दिखाई पड़ेगा? नहीं, लार्जली आई थिंक जो प्राइवेट बैंक की ग्रोथ होगी, स्पेसिफिकली रिटेल ओरिएंटेड
वहाँ पे वॉल्यूम ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ लेंडिंग स्पेसिफिकली रिटेल साइड पे काफ़ी सिग्निफिकेंट हो सकता है। और क्योंकि एसेट क्वालिटी के दबाव शायद ये बैंक्स पे नहीं है, इसलिए क्रेडिट क्रॉस का प्रेशर भी कम होता है और एसेट क्वालिटी रिकग्निशन का प्रेशर भी, इसलिए प्रोविजनिंग कम होगी, स्लिपेजेस आई थिंक इंक्रीमेंटली थोड़े से बढ़ सकते हैं, बट लार्जली आई थिंक इट विल बी विद इन देयर लाइन्स इटसेल्फ। जहाँ तक PSU बैंक्स का सवाल रहा है, जैसे आपने राइटफुली कहा, मुझे लगता है जो लार्जर रन बैंक्स आई थिंक द एंटायर फोकस Q3 Q4 में रिकवरीज और अपग्रेड्स पे था। तो जो क्रेडिट कॉस्ट या क्रेडिट ग्रोथ लैंग्वेज हुई थी फॉर द एंटायर सेक्टर एज अ होल बिटवीन 4 and 5% ओवरऑल, मुझे लगता है आई थिंक इट विल मोर बी अ केस ऑफ रिकवरीज एंड अपग्रेडेशंस। लार्जर बैंक्स ने एक अच्छा खासा प्रदर्शन दिया था लास्ट क्वार्टर में, और मेरे ख्याल से आई थिंक SBI जैसी बैंक्स आई थिंक शायद रिपीट करे देयर शो इन टर्म्स ऑफ एसेट क्वालिटी रिकग्निशन। शायद आई थिंक द सेम अमाउंट ऑफ रिकग्निशन कैन हैपन ऑन द बैलेंस शीट एज पर एज देयर AQR एंड द स्ट्रेस्ड वॉच लिस्ट दैट दे हैव क्रिएटेड। एंड एड टू दैट आई थिंक जो नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट है, वहाँ पे एक 15 बिप्स की जो उछाल हमने यील्ड्स में देखी है, इतना आई थिंक प्रभाव नहीं दिखेगा एटलीस्ट ऑन दैट फ्रंट। तो जो PNB और एक्सिस बैंक के आई थिंक जो नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट्स है, क्योंकि लार्जर शेयर ऑफ देयर बुक कंपोनेंट्स ऑफ AFS बुक, वहाँ पे शायद नॉन इंटरेस्ट इनकम कंपोनेंट नीचे आए। बट ओवरऑल आई थिंक मुझे लगता है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स लाइक AIS, इंडसइंड, फेडरल बैंक शुड रिपोर्ट वेरी स्टेबल सेट ऑफ नंबर्स, और PSU में मेरे ख्याल से आई थिंक लार्जर वंस लाइक SBI शुड। लोअर रंग में आई थिंक एसेट क्वालिटी के जो प्रेशर्स सिलेक्टिवली हमें देखने मिले थे, शायद इतने देखने ना मिले, तो यू फाइंड स्टेबल एसेट क्वालिटी बट एट द कॉस्ट ऑफ क्रेडिट ग्रोथ। तो कहीं ना कहीं आई थिंक लार्जर प्राइवेट सेक्टर बैंक्स एंड सिलेक्टिवली लार्जर PSU बैंक्स इज समवेयर वेयर आई फील रिजल्ट्स कैन बी वेरी वेरी गुड। जी, तो आपको राय दी गई है बैंकिंग स्पेस को लेकर, किन से शेयरों में आप निवेश करें, किस तरह की रणनीति इन सेक्टर्स में रख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब अगला सेक्टर जो क्रूशियल है वो है IT सेक्टर की शुरुआत IT से ही होती है, क्योंकि इस सेक्टर की शुरुआत से ही पूरे कॉर्पोरेट अर्निंग की शुरुआत होती है। इन्फोसिस पहला नंबर देने जा रहा है। हरी, IT स्पेस के लिए आप क्या राय रखते हैं, क्योंकि IT स्पेस में अलग अलग तरह की तर्क हैं। एक तरफ रुपए डॉलर की इक्वेशन, जिसमें अनुमान लगाया जा रहा है कि रुपए के अंदर कमजोरी आई है, रुपए के अंदर माफी मजबूती आई है और डॉलर में कमजोरी आई, तो काफ़ी हद तक हेजिंग जो हेडविंड है वो ज़रूर फेस होने को मिलेगा। दूसरी तरफ प्राइसिंग को लेकर भी कुछ इश्यूज हैं और डिमांड US में ये एक और बड़ा कंसर्न है। इन चीज़ों को देखते हुए IT में आपकी राय क्या है, कहाँ पे अच्छे नंबर्स आ सकते हैं, कहाँ पे खराब? नहीं, मैं मानता हूँ कि ओवरऑल IT सेक्टर काफ़ी प्रेशर में रहेगा, और इसके 2-3 कारण हैं। आई थिंक पहला तो ये है कि जो जैसे आपने कहा, जो रुपी डॉलर का मूवमेंट है, इट इज वी आर सीइंग स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉलर। तो स्ट्रेंथनिंग ऑफ द डॉलर से नॉर्मली आई थिंक एक 0.2 to 0.3% का इम्पैक्ट पड़ता है नेट मार्जिन, सो दैट आई थिंक विल बी विजिबल इन दिस क्वार्टर। दूसरी बात यह है कि आई थिंक वी हैव बीन टॉकिंग टू सम ऑफ द IT कंपनीज, और वो कह रहे हैं कि जो उनके कॉन्ट्रैक्ट के रिन्यूअल्स होते हैं, दे आर हैपनिंग एट लोअर प्राइसेस इन द यूनाइटेड स्टेट्स। सो आई थिंक उसका जो इम्पैक्ट डेफिनेटली हमको मार्जिन में देखने को मिलेगा। आई थिंक तीसरी बात यह भी है कि जिस तरह से ट्रंप के रेस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं ऑन द वीजा रेजिम, नंबर ऑफ H1B वीजास, आई थिंक मोस्ट ऑफ दिस IT कंपनीज विल फैक्टर इन अ हायर कॉस्ट इन द नेक्स्ट फ्यू क्वार्टर्स। तो इसका भी इम्पैक्ट आई थिंक देखने को मिलेगा। तो हम वी कंटिन्यू टू बी लिटिल कॉशियस इन IT कंपनीज, और हम मानते हैं कि जब तक ये H1B वीजा का इश्यू रिजॉल्व नहीं हो जाता, जब तक इनका जो डिजिटल एक्सपोजर है वो सब्सटेंशियली बढ़ नहीं जाता, वी विल कंटिन्यू टू बी कॉशियस ऑन दिस IT स्टॉक्स। जी, तो IT में आपको रणनीति बताई गई है। मयूरेश, आपका क्या मानना है, मिड कैप IT ज़्यादा बेहतर करेगा या फ्रंट लाइन? मिड कैप में पर्टिकुलरली कुछ कंपनी जैसे कि न्यूक्लियस पिछली बार अच्छा करके गया था, वहाँ पर अच्छे नंबर्स आए थे, लेकिन माइंडट्री ने निराश किया था। फ्रंट लाइन स्पेस में ज़्यादातर कंपनी की तरफ से जो प्रेशर है वो ज़रूर देखने को मिल रहा है। आपको क्या लगता है, कहाँ पर ज़्यादा बेहतर नंबर आएंगे? डिजिटाइजेशन बेस्ड इम्पैक्ट आएगा, क्लाउड बेस्ड इम्पैक्ट आएगा, किन से कंपनीज पे फोकस किया जा सकता है? नहीं, एब्सोल्युटली आई थिंक जो ट्रेंड है वो डिजिटलाइजेशन, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ऑटोमेशन के तरफ जैसे झुकाव बढ़ रहा है, और लॉजिकली जो बढ़ रहा है IT कंपनियों का, आई थिंक वहाँ पे जितने इन्वेस्टमेंट्स ये कर रहे हैं, वहाँ पे आई थिंक स्वाभाविक है कि थोड़ा प्रेशर पॉइंट्स बने रहे, बिकॉज जो कोर इन्वेस्टमेंट्स करते हैं वहाँ पे रिजल्ट्स यील्ड करना थोड़ा समय लगता है। दूसरा आई थिंक जैसे हरिहर साहब ने भी कहा, मुझे लगता है आई थिंक जो करेंसी हेडविंड्स हैं, क्योंकि डॉलर 1.2% अगेंस्ट यूरो अप्रिशिएट हुआ है, 0.2% अगेंस्ट GBP, इट इज़ डेप्रिशिएटेड अगेंस्ट द ऑस्ट्रेलियन डॉलर एट 1.2%, और रुपये ने अप्रिशिएशन दिखाया है। तो फ्रॉम 67.4 रुपीज़ अगेंस्ट डॉलर एट द एंड ऑफ Q3, इट इज़ रेस्टेड एट अराउंड 66.9 ऑन एन एवरेज बेसिस। तो कहीं ना कहीं आई थिंक जो हेडविंड्स है EBIT मार्जिन के ऊपर, ये 50 से 60 बिप्स तक हो सकती है फ्रंट लाइन IT कंपनीज के लिए। तो जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज रहेंगी टिपिकली, बिकॉज आई थिंक जो डिस्क्रिशनरी डिमांड होता है और जो क्लाइंट स्पेंडिंग होती है, स्पेसिफिकली BFSI, हेल्थ केयर, लाइफ साइंसेज की तरफ, वहाँ पे थोड़ा आई थिंक हमें एक प्रेशर देखने मिलेगा। लोअर प्राइसिंग पॉइंट्स along with some specific sectors also delaying their projects. Q1, Q2
ऑफ द कमिंग फिस्कल में सैलरी हाइक्स भी देखने मिलेंगे। तो मुझे लगता है आई थिंक थोड़ा चुनिंदा रहना चाहिए। कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ का जो अनुमान हम लगा रहे हैं, इन्फोसिस कैन प्रॉब्ली गाइड फॉर 7 to 9% सीसी टर्म्स में ग्रोथ, HCL टेक अराउंड 10 to 12%। तो शायद HCL टेक बेहतर नंबर्स पोस्ट करे फ्रंटलाइन में। और मिड कैप में मेरे ख्याल से आई थिंक एक बॉटम अप अप्रोच अगर हम रखें तो आई थिंक जो ट्राइजेंट टेक्नोलॉजीज करके एक कंपनी है, वहाँ पे आई थिंक अच्छे नंबर्स के लिए 1 से 2 वर्ष में आने की मैं संभावना रखता हूँ। मोर और लेस फ्रॉम कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे आर वर्निंग फ्रॉम द वर्ल्ड बैंक और यूएस गवर्नमेंट इंडिविजुअल स्टेट से जो ऑर्डर इनको मिल रहा है, शायद इबिट मार्जिन को सपोर्ट करे एंड ऑर्डर फ्लोज को भी सपोर्ट करे। तो आई थिंक आई विल बी एक्सट्रीमली सिलेक्टिव मिड कैप पे। लार्ज कैप पे शायद HCL टेक कैन रिपोर्ट बेटर सेट ऑफ नंबर्स फ्रॉम द IT फ्रंटलाइन बैंक। जी, तो लार्ज कैप में IT में HCL और मिड कैप में अलग अलग कंपनियां जिनको आपको पिक एंड चूज करना होगा। जैसे ट्रेजिन टेक एक कंपनी है, इसके बारे में अभी जिक्र किया मयूरेश ने, इनको आप ध्यान में रख सकते हैं, यहाँ पर निवेश कर सकते हैं। लेकिन हाँ, हर जगह पर जो इम्पैक्ट है वो ज़रूर आता हुआ दिखाई पड़ेगा और शायद पूरे स्पेस के अंदर कुछ प्रेशर रहता हुआ दिखाई पड़े। चलिए, 2 सेक्टर की बातचीत हो चुकी है। हमने बैंकिंग की बातचीत की, हमने IT की बातचीत की, जहाँ पर कैसे नंबर्स आएंगे इस पर हमने चर्चा की। अब अगले सेक्टर की तरफ चलते हैं। अगला सेक्टर रहेगा मेटल स्पेस में, जहाँ पे अनुमान लगाया जा रहा है कि शायद रियलाइजेशन इंप्रूव होकर आएगी। एक बड़ा रनअप यहाँ पर देखा भी गया है। इनपुट कॉस्ट का भी थोड़ा इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ सकता है, क्योंकि ज़्यादातर जो इनपुट हैं जैसे कोल जैसी कीमतें हैं उनका भी एक असर रहेगा और अदरवाइज जो लो बेस इफेक्ट है वो भी काफ़ी रहेगा। हरी, ज़्यादातर सभी कंपनियां यहाँ पर कैपेसिटी तो बढ़ा के बैठे हुई हैं, रियलाइजेशन का वेट कर रही हैं। जैसे जैसे प्राइस भागे हैं मेटल के, वैसे वैसे रियलाइजेशन इंप्रूव होंगे, लेकिन हाई डेट जो है इनकी प्रॉफिटेबिलिटी वाइप आउट करेंगे। आपका क्या मानना है इस सेक्टर में, कहाँ पर बेहतर या कहाँ पर खराब नंबर्स आ सकते हैं? नहीं, ब्रॉडली हमारा मानना है कि स्टील और एल्यूमिनियम में नंबर्स शुड बी पॉजिटिव। और हमने देखा है कि स्टॉक्स लाइक हिंडाल्को, टू एन एक्सटेंट टाटा स्टील, JSPL, जिंदल स्टील एंड पावर, आई थिंक इन सारे कंपनीज में विल डेफिनेटली सी एन इम्प्रूवमेंट। आई थिंक मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि डेट कंटिन्यूस टू बी मेजर प्रॉब्लम, बिकॉज यदि आप ओवरऑल बैंकिंग NPAs देखोगे तो इनका मैक्सिमम NPAs आर कमिंग फ्रॉम द आई थिंक द स्टील सेक्टर। पर मैं मानता हूँ कि सूनर रादर देन लेटर वी वुड गेट टू सी अ काइंड ऑफ रेस्क्यू पैकेज as far as steel is concerned, because अभी गवर्नमेंट ने MIP सपोर्ट दे दिया है, काउंटरवेलिंग सपोर्ट दे दिया है स्टील को, and I think the only thing that is left now is probably look at a much bigger boost as far as the domestic demand is concerned and a steel policy to overcome the NPA problem। तो मैं मानता हूँ कि ये सब बहुत जल्दी आ जाएंगे एंड अगला 3-4 क्वार्टर हमारा मानना है कि मेटल कंपनीज के लिए काफी पॉजिटिव रहना चाहिए। जी मयूरेश, मेटल में आपकी क्या राय है? कौन कौन सी टॉपिक्स आप देख रहे हैं, स्पेशली छोटी कंपनियां या फिर बड़ी कंपनियों में, खासतौर से वेदांता ऐसी कंपनियां जिसमें काफ़ी ज़्यादा हलचल रही इस पूरी तिमाही के दौरान, हिंदुस्तान जिंक जैसी कंपनियां, सेल जैसी कंपनियां, इनमें से आप ज़्यादा फोकस करेंगे या फिर नाल्को, हिंडाल्को जैसी कंपनियों पे आपका फोकस ज़्यादा रहेगा? नहीं, अगर मेटल स्पेस को मुझे डिवाइड करना है फेरस और नॉन फेरस साइड में, जो फेरस स्टाइल और जो स्टील कंपनियां हैं, वहाँ पे उन्होंने एक प्राइस हाइक्स लिया ऑफ ऑलमोस्ट 2000 to 2500 रुपीज़ पर टन, डिपेंडिंग ऑन व्हाट कंपनी हैज़ टेकन अक्रॉस ग्रेड्स, लॉन्ग या फ्लैट प्रोडक्ट्स जैसे वो बना रहे हैं। और कहीं ना कहीं दिस वॉज मेड टू ऑफसेट द राइज इन कुकिंग कोल प्राइसेस जो इन्होंने विटनेस किया। तो और पूरा का पूरा आई थिंक इन्होंने इम्पैक्ट पास थ्रू नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं ऑन एन EBITDA पर टन बेसिस मुझे लगता है आई थिंक फ्लैटिश क्वार्टर ऑन क्वार्टर मार्जिन शायद पोस्ट करे कंपनियां, स्पेसिफिकली ऑन द स्टील साइड। हालांकि जो हमने नंबर्स देखे हैं स्पेसिफिकली इन टर्म्स ऑफ आउटपुट ऑन डोमेस्टिक कंपनीज लाइक JSW स्टील, जिसका 15.8 मिलियन टन का आउटपुट आया था, टाटा स्टील्स का जो आई थिंक नंबर्स आएंगे स्पेसिफिकली फॉर दिस क्वार्टर एंड ओवरऑल, मुझे लगता है जो ऑपरेटिंग कॉस्ट बेसिस पे है, जैसे इनका फेरो अलॉय का बिजनेस है गोपालपुर में, आई थिंक दैट हैज़ गॉट कमीशनड एंड इज वर्किंग एट हाई ऑप्टिमल कैपेसिटी। इनकी जो ब्लेंडेड रियलाइजेशंस हैं, आई थिंक दे शुड ऑल्सो शो सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट। और यूरोपियन में जैसे लॉस मेकिंग ऑपरेशंस इन्होंने बंद किए हैं, वहाँ पे इंप्रूवमेंट दिखेगा फ्रॉम $38 अ टन स्पेसिफिकली इन दिस क्वार्टर। ऑन द नॉन फेरस साइड मुझे लगता है आई थिंक काफ़ी इंप्रूवमेंट देखने मिला है। जिंक प्राइसेस हैव मूव्ड अप ऑलमोस्ट 10% ऑन क्वार्टर बेसिस, lead prices have moved up almost 7%, aluminum prices have touched $1850 a ton, which is almost higher 8% on a quarter basis। तो मुझे लगता है जो नॉन फेरस कंपोनेंट है वहाँ पे भी आई थिंक ज़बरदस्त वॉल्यूम ग्रोथ देखने मिल सकता है, एंड विद रियलाइजेशंस इंप्रूविंग, offsetting probably the input cost improvement that we've probably seen in the quarter-on-quarter basis, मुझे लगता है कहीं ना कहीं I think non-ferrous players like Hindalco should also
also report good set of numbers along with Nalco, जहाँ पे मुझे लगता है एलुमिना की जो प्राइसेस है which landed at $267 a ton at the end of Q3 have improved by $30-35. तो कहीं ना कहीं आई थिंक ये जो ऑफसेट इफेक्ट होगा आई थिंक ये क्लियरली देखने मिलेगा विद इंप्रूवमेंट इन रियलाइजेशंस. नैल्को, हिंडाल्को शुड रिपोर्ट गुड सेट ऑफ नंबर्स और स्टील कंपनियां स्पेसिफिकली JSW, टाटा स्टील EBITDA पर टन बेसिस पे स्टेबल नंबर्स पोस्ट करेंगी विद इंक्रीज इन वॉल्यूम ग्रोथ. शायद लेवरेज इनके बैलेंस शीट्स पे डोमेस्टिक ऑपरेशन पे पॉजिटिवली दिखे. जी, तो विकल्प आपको बता दिए गए हैं टाटा स्टील में जहां अच्छे नंबर्स आएंगे और जिन नंबर से आपको कॉशियस रहना है इस पर भी हमने बातचीत की. फार्मा अगला सेक्टर रहेगा जहां पर हम कई सारे मिक्स सेट ऑफ नंबर्स देखेंगे कि बहुत सारी कंपनियां ऐसी हैं जिनके प्लांट्स बंद हुए USFDA की जांच की वजह से, उनके वजह से वॉल्यूम ट्रिगर नहीं रहेगा. कुछ कंपनियां ऐसी जिनकी मंजूरी मिली है नई दवाओं को, तो उनका भी एक पॉजिटिव इंपैक्ट आता दिखाई पड़ेगा. हरी फार्मा सेक्टर आए 6%, मुनाफा 10% बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है इस पूरे स्पेस के अंदर. अलग अलग सेट ऑफ कंपनीज हैं, बायोकॉन, सिंजिन जैसी कंपनियां जो कि अब तक आउट परफॉर्म करती आई हैं, अच्छे नंबर्स देती आई हैं. सन फार्मा डिस्पाइट अच्छे नंबर्स के शेयर इतना परफॉर्म नहीं कर पा रहा है. लुपिन या फिर औरोबिंदो जिनके प्लांट्स को लेकर जांच चल रही है, वहां से वॉल्यूम इतने नहीं आएंगे. ओवरऑल आपका प्रेडिक्शन क्या कहता है पूरे ही फार्मा स्पेस को लेकर? नहीं, पॉजिटिव ग्रोथ तो रहेगा फार्मा में, आई थिंक इसमें कोई शक नहीं है. पर जैसे मैंने पहले भी कहा कि द ओनली कंसर्न ऑन फार्मा इज जिस तरह से USFDA का एक अनसर्टेनिटी है, आई थिंक दैट विल बी अ मेजर ओवरहैंग एज फार एज द फार्मा स्पेस इज कंसर्न. और हमने देखा है कि स्टॉक्स लाइक दिवीज लेबोरेटरीज, स्टॉक्स लाइक ल्यूपिन लैब्स, ये सभी स्टॉक में ये जो इसके इन्वेस्टिगेशंस है, जो सेक्शन ऑफ फॉर्म 483 वगैरह इन्वेस्टिगेशंस है, इससे काफ़ी मेजर नेगेटिव ओवरहैंग हुआ. तो मैं मानता हूँ कि डेफिनेटली आई थिंक प्रॉफिट ग्रोथ रहेगा. मार्जिन would also be at comfortable levels of about 20% for Sun and others, but I think sector में pressure बना रहेगा purely because of the USFDA norms. जी, लेकिन हरी यहाँ पे अगर फार्मा स्पेस की बात करें तो आपको क्या मानना है कि क्या फ्रंट लाइन आउट परफॉर्म करेगा या मिड कैप फार्मा की तरफ से ज्यादा अच्छी ग्रोथ आएगी? देखिए, मैं मानता हूँ कि आपको विद इन द फार्मा स्पेस फिलहाल सेलेक्ट करना है और मैं फिलहाल पे अंडरलाइन करूंगा. तो आई थिंक आपका फोकस ज्यादातर नॉन फार्मा मैन्युफैक्चरर्स पर रहना चाहिए. दोज आर मोर इनटू कॉन्ट्रैक्ट रिसर्च, जैसे सिंजनी है, जैसे स्पार्क है, जो सन फार्मा है, एडवांस रिसर्च. आई थिंक ऐसे स्टॉक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना चाहिए. जो कोर फार्मा मैन्युफैक्चरर्स है, इन पे आई थिंक वो सेक्शन 483 का ओवरहैंग बना रहेगा. तो माई पिक्स वुड बी स्टॉक्स लाइक सिंजन, स्टॉक्स लाइक स्पार्क. आई थिंक इन स्टॉक्स पे ज्यादा पोटेंशियल मुझे दिख रहा है. ओके, मयूरेश, फार्मा स्पेस को लेकर आपकी राय क्या कहती है? क्या रुपी डॉलर के इक्वेशन का इम्पैक्ट यहाँ पर वे डाउन होगा और क्या डिमांड सिनेरियो को लेकर थोड़ा प्रेशर फील करेंगे या फिर अदरवाइज जो नंबर्स अच्छे आ रहे थे जिन कंपनीज के ट्रेडिशनली वही अच्छा करते हुए दिखाई पड़ेंगे? नहीं, जितने हेडविंड्स की आपने बात की, जैसे रुपी अप्रिसिएशन हुआ, डॉलर का डेफिनेटली एक इम्पैक्ट आता है, लेकिन ट्रांसलेशनल बेसिस पे होता है, ऑन क्यू बेसिस. दूसरा आई थिंक जो दिक्कत कंपनियों को है वो FDA कंसर्न से थी, और जितने प्लांट्स स्कैनर के थ्रू आए थे या जहाँ पे भी EIRs नोट किए हैं या री इंस्पेक्शंस हुए हैं, वहाँ पे आई थिंक जो रेजोल्यूशंस और रेमेडियल प्रोसीजर्स रहते हैं वो एटलीस्ट 3 से 4 क्वार्टर रहते हैं. तो आई थिंक अगले 1 वर्ष तक आई थिंक ये प्लांट से आई थिंक नए प्रोडक्ट्स फाइल करना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से आई थिंक देयर कैन बी अ सबड्यूड टॉप लाइन ग्रोथ इन टर्म्स ऑफ बोथ वॉल्यूम एंड प्राइसिंग. थर्ड, आई थिंक जो ट्रम्प पॉलिसीज होंगी प्राइसिंग को लेकर और बॉर्डर टैक्स को लेकर, एंड अगेन आई थिंक व्हेन ही इज क्लियरली टॉकिंग अबाउट रिपीटमेंट ऑफ ओबामा केयर, अगर वो ये कर पाते हैं, एंड अगेन आई थिंक देयर कैन बी एन एडेड प्रेशर पॉइंट्स इन टर्म्स ऑफ जेनेरिक्स प्रॉब्ली लोअरिंग देयर प्राइसिंग पॉइंट्स, और जिसकी वजह से कॉम्पिटिटिवनेस शायद बढ़ सकती है. वी हैव ऑलरेडी सीन प्राइसिंग प्रेशर्स प्रॉब्ली कम थ्रू ऑन फार्मा कंपनीज. तो मेरे ख्याल से आई थिंक जो नीश कंपनीज हैं जहाँ पे FDA कंसर्न्स आर ऑलमोस्ट एट द एंड, जहाँ पे रेजोल्यूशन शायद अगले 2 से 3 क्वार्टर में आ जाए, एंड रेमेडियल मेजर्स कैन प्रॉब्ली इंश्योर कि जो ANDA पाइपलाइन है इनकी ये सस्टेन हो गोइंग फॉर वॉल्यूम ग्रोथ गोइंग अहेड. ऐसी कंपनियों में मैं आई थिंक दाव लगाऊंगा. आई थिंक लार्ज या मिड कैप आई थिंक सिलेक्टिव रहना पड़ेगा एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. विद इन लार्ज कैप्स आई थिंक लुपिन की एक बहुत स्ट्रॉन्ग ANDA पाइपलाइन है. मुझे लगता है आई थिंक नंबर्स काफ़ी ठीक ठाक रह सकते हैं, बट लॉन्गर टर्म स्टोरी और ट्रेजेक्ट्री हम देखें तो मेरे ख्याल से आई थिंक विद अ स्ट्रॉन्ग ANDA पाइपलाइन मार्जिन एक्सपेक्टेड टू इंप्रूव, और जैसे R&D स्पेंड्स कर रहे हैं मेरे ख्याल से आई थिंक नीश कॉम्प्लेक्स जेनेरिक्स में आई थिंक दे कैन हैव सम अमाउंट ऑफ सिग्निफिकेंट ब्रेकअवेज इन टर्म्स ऑफ देयर एंड एप्लीकेशंस. मिड कैप में आई थिंक अल्केम लैब्स ने अच्छे नतीजे पोस्ट किए थे, लगभग 2/3 ऑफ इट्स रेवेन्यूज
कम्स फ्रॉम डोमेस्टिक ऑपरेशन, इसका एक सेफ गार्डिंग मैकेनिज्म रहता है। और हालांकि 20% यूएस बिजनेस जनरेट करता है, आई थिंक दे आर ऑल्सो इनटू द नीश स्पेस इटसेल्फ। तो मेरे ख्याल से आई थिंक बहुत सिलेक्टिव रहना पड़ेगा विद इन द फार्मा स्पेस। नंबर शायद स्टिकी रहे ये क्वार्टर के लिए, बट अगर किसी का 1.5 से 2 साल का व्यू होता है, आई थिंक लुपिन फ्रॉम लार्ज कैप एंड एल्केम फ्रॉम मिड कैप इज समथिंग दैट आई प्रेफर ऑन डिक्लाइंस। जी, तो अरविंदो, जो पूरे फार्मा स्पेस में आपको जो भी शेयर चुनने हैं उसमें अभी जो आपको बताया गया उसमें लुपिन और एल्केम लैब, ये मयूरेश को पसंद है, जहां पर आप इस पूरे स्पेस में नज़र बनाकर रख सकते हैं। लेकिन एक सेक्टर और है जो कि काफ़ी फोकस में रहा है पिछली पूरी तिमाही में, भले वो BS3 की वजह से रहा हो या BS4 के अपकमिंग इवेंट्स की वजह से रहा हो, वो है ऑटो स्पेस। ऑटो स्पेस में आंकलन ये लगाया जा रहा है कि शायद कमर्शियल व्हीकल स्पेस जो है वो थोड़ा बेहतर कर सकता है, क्योंकि उन्होंने नए लॉन्चेस किए हैं, लेकिन प्राइस हाइक का इम्पैक्ट इस क्वार्टर में नहीं आएगा। हरी, आप क्या मानते हैं? ऑटो स्पेस में मारुति एक बड़ा बेस हो चुका है ऑलरेडी, इतना अच्छी ग्रोथ दिखा चुका है, अब क्या वो आगे इसी तरह की ट्रेजेक्ट्री मेंटेन करेगा, या फिर आयशर मोटर्स जो कि अब तक अच्छी ग्रोथ दिखा रहा था वो अच्छी ग्रोथ दिखाएगा, या फिर कोई नया एक ग्रोथ ड्राइवर आएगा, फोर्स मोटर जैसी कंपनियां सर्वाइव करेंगी, SML इसूजू जैसी कंपनियां जो हैं वो अच्छे नंबर्स देते हुए दिखाई पड़ेंगी? आपका क्या मानना है? देखिए, ऑटो में मेरे ख्याल से ब्रॉड थीम ये रहा है कि जो मास मार्केट व्हीकल्स है उन पे आई थिंक डेफिनेटली एक प्रेशर दिखाई दे रहा है। तो आप इवन मारुति के नंबर्स देखोगे तो विद इन द मारुति नंबर्स जो एंट्री लेवल कार्स है, जैसे अल्टो है, जैसे वैगनर है, आई थिंक यहाँ पे अब भी नेगेटिव ग्रोथ है। पर जो कॉम्पैक्ट सेगमेंट है और जो एसयूवी सेगमेंट है वहां पे बहुत अच्छा पॉजिटिव ग्रोथ देखने को मिला। तो मेरा मानना है कि जो भी मिड सेगमेंट, अपर सेगमेंट वाले व्हीकल्स रहेंगे दे विल कंटिन्यू टू शो पॉजिटिव ग्रोथ। जो एंट्री लेवल सेगमेंट में रहेंगे वहां पे आई थिंक प्रेशर बना रहेगा। तो वी आर लिटिल कॉशियस ऑन स्टॉक्स लाइक महिंद्रा एंड महिंद्रा, बिकॉज डिस्पाइट अ गुड एग्री बिजनेस, इनका जो कार्स है, नंबर 1 दे आर डीजल, नंबर 2 दे आर लार्जली एंट्री लेवल, तो उस पर हम लोग थोड़े कॉशियस है। इनफैक्ट वी लाइक टाटा मोटर्स फॉर द रीजन दैट इनका जो बहुत बड़ा सा एक्सपोजर JLR की तरफ है, आई थिंक दैट इज शोइंग रियल ट्रैक्शन इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। और दूसरा हमारा फेवरेट इवन एट दीज प्राइसेस विल कंटिन्यू टू बी मारुति, क्योंकि हम लोग मानते हैं कि इट इज प्रॉब्ली द बेस्ट प्रॉक्सी फॉर द इंडिया कंजम्पशन स्टोरी। तो मारुति और टाटा मोटर्स हमारे पिक्स रहेंगे। वी लाइक आयशर, बट हमारा कंसर्न स्टॉक पे हमेशा से वैल्यूएशंस पे रहा है। जी हरी, लेकिन 2 व्हीलर और 4 व्हीलर में किसकी ज्यादा ग्रोथ आप मान रहे हैं? क्या 2 व्हीलर ज्यादा ड्राइव करेंगे इस बार की ग्रोथ को या 4 व्हीलर्स? देखिए, 2 व्हीलर में खास करके आप सबसे बड़ी कंपनी हीरो को देखोगे तो इनके पास BS3 का एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, क्योंकि जो 6 लाख BS3 वाली गाड़ियों का इन्वेंट्री था उसमें से लगभग 3,20,000 इन्वेंट्री सिर्फ हीरो मोटो का था। बजाज कुड बी स्लाइटली डिफरेंट बॉल गेम, बिकॉज बजाज के पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग एक्सपोर्ट मार्केट है। बट ब्रॉडली हम मानते हैं कि ये 2 व्हीलर बेसिकली एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, और एंट्री लेवल प्रोडक्ट में डिमोनेटाइजेशन के बाद प्रेशर बना रहा है। इवन 4 मंथ्स आफ्टर डिमोनेटाइजेशन हमें देखने को मिल रहा है कि जो इम्पैक्ट पड़ा था बिकॉज ऑफ डिमोनेटाइजेशन, दैट इज स्टिल विजिबल ऑन एंट्री लेवल प्रोडक्ट्स। और 2 व्हीलर एक एंट्री लेवल प्रोडक्ट है, तो वी विल कंटिन्यू टू बी कॉशियस ऑन 2 व्हीलर्स। ओके मयूरेश, ऑटो के साथ साथ क्योंकि ऑटो एंसिलरी भी शामिल होता है इस स्पेस में, आपको लगता है कि ज्यादा बेहतर क्या करेगा, ऑटो 4 व्हीलर 2 व्हीलर या ऑटो एंसिलरी जो कि उनको एंसिलरी प्रोवाइड कराते हैं? कि नए नॉर्म्स आने से पहले एक अच्छी डिमांड आई थी, आपकी राय कहती है क्या करना चाहिए? एंसिलरी पे दाम लगाए कि ऑटो स्पेस पे दाम लगाए? ऑटो वॉल्यूम ग्रोथ पे, तो अगर ऑटोज की वॉल्यूम ग्रोथ सब्सटेंशियली इंप्रूव होंगी अगले 2 वर्षों में, तो ऑटो एंसिलरीज विल ऑटोमेटिकली ग्रो बोथ ऑन द OEM साइड एज वेल एज द रिप्लेसमेंट साइड ऑफ द मार्केट, क्योंकि जितने नए व्हीकल्स मार्केट में आएंगे एंड एज दे स्टार्ट एजिंग, आई थिंक द रिप्लेसमेंट डिमांड जो होगी ऑटो एंसिलरी प्रोडक्ट्स के लिए उतनी ही स्ट्रॉन्ग रह सकती है। तो मेरे ख्याल से आई थिंक एक ऑब्वियस इंपैक्ट जरूर देखने मिलेगा विद रीमोनेटाइजेशन इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स। बजाज ऑटो के जैसे हमने नंबर्स एनालाइज किए थे, इट्स ऑलमोस्ट डाउन 9.7% ऑन ईयर बेसिस। हीरो मोटोकॉर्प इज ऑलमोस्ट डाउन 6% ऑन ईयर बेसिस। कहीं ना कहीं रिस्पाइट CV मेकर्स को आई है, और अशोक लेलैंड के नंबर्स इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम्स आर एक्सपेक्टेड टू अप अराउंड 8.8%। जहाँ तक आयशर के भी जो कमर्शियल बिजनेस का उनका एक contribution रहा है, they should have a significant contribution of 12.5% on a year-on-year basis, close to that 17,500 odd units. कहीं ना कहीं आई थिंक जो इनपुट कॉस्ट इन्फ्लेशन हमको देखने मिला है, हायर डिस्काउंटिंग, नेगेटिव ऑपरेटिंग लेवरेज कुछ चुनिंदा कंपनीज के लिए लाइक बजाज ऑटो, आई थिंक दैट विल प्ले नेगेटिवली इन टर्म्स ऑफ एबिटा मार्जिन्स ये क्षेत्र के लिए। बट अगर हम ये 2 क्वार्टर्स भूल जाएं और BS3 का भी एक इम्पैक्ट भूल जाए, तो मेरे ख्याल से आई थिंक 4 व्हीलर्स में मारुति, 2 व्हीलर्स में शायद हीरो, बजाज सिलेक्टिवली कैन डू वेल। ऑटो एंसिलरीज में मेरे ख्याल से आई थिंक टायर स्पेस
JK Tyres, Apollo Tyres should do well, and Motherson again over a longer period of time along with Bharat Forge should start reporting better set of numbers. चलिए, तो आपको रणनीति बताई गई है फार्मा में, ऑटो में, मेटल में, बैंकिंग में और आईटी में कहां पर आप दाव लगा सकते हैं और कहां से आप दूर रह सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मयूर, आपका हमारे साथ मौजूद रहने के लिए। हरी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे हम आगे बातचीत करते रहेंगे।